नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजर ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्टर इसैक्सन की बुक आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आइंस्टीन का दिमाग कैसे काम करता था, या फिर उन्होंने कैसे अपनी फेमस इक्वेशन E=mc² बनाई? तो इस बुक समरी को आपको इन सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? हर स्टूडेंट जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। नंबर 2, वो लोग जो जानना चाहते हैं कि आइंस्टीन का दिमाग कैसे काम करता था। नंबर 3, जिसे साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। इस बुक के ऑथर वाल्टर इसैक्सन एक फेमस अमेरिकन ऑथर, हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत फेमस बायोग्राफी लिखी है, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन ग्रेहम, अल्बर्ट आइंस्टीन और हेनरी किसिंजर। मुकेश अंबानी कहते हैं कि वाल्टर इसैक्सन उनके फेमस ऑथर हैं। परिचय। द लाइट बीम राइडर। कैसा होता अगर मैं एक लाइट बीम के साथ साथ अपनी साइकिल चला सकता, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता। कुछ इसी तरह के थॉट्स आइंस्टीन के दिमाग में आते थे। जब वो 16 साल का था, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए शायद उसके ऐसे आइडियाज आते थे जो कि बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगते थे। चाहे कविंग ऑफ लाइट का आइडिया हो या कमिंग ऑफ रियलिटी, ऐसे आइडियाज सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन को ही आ सकते थे। अपने बेतरतीब घुंघराले बालों और इंटेलिजेंस आंखों के कारण उन्हें लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है। वैसे तो आइंस्टीन अकेले काम करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हर नई डिस्कवरी को दुनिया के साथ शेयर किया। उन्हें अकेला रहना पसंद था। अपने अपार्टमेंट में दिन रात स्टडी करते हुए फिर भी वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे, जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। 1905 में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रखी। उस टाइम आइंस्टीन ने क्लेम किया कि लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट करती है। उसी साल वो एक और स्पेशल रिलेटिविटी लेकर आए, E=mc²। E=mc²। 1905 में आइंस्टीन के टोटल 5 पेपर्स पब्लिश हुए, जिनमें एक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। देखा जाए तो असल में वो एक जीनियस थे, जिन्होंने कमाल की डिस्कवरीज की थी। इस इसके एक डिकेड बाद ही आइंस्टीन अपनी ग्रेटेस्ट थ्योरी लेकर आए, यानी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। इस थ्योरी के आने के साथ ही क्लासिकल फिजिक्स का दौर खत्म हुआ और मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ। इस थ्योरी ने हमें यूनिवर्स को और भी एक्यूरेट व्यू से समझने में मदद की, जो कि न्यूटन की थ्योरी से ज़्यादा असरदार है। आइंस्टाइन मरते दम तक काम करते रहे। ओल्ड एज में उनके अंदर सनक पैदा हो गई थी। वो हर चीज़ की थ्योरी डिस्कवर करना चाहते थे। उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी के साथ में कंबाइन करके एक सेट ऑफ लॉ बना दिया था। कहने का मतलब है कि यूनिफाइड थ्योरी यूनिवर्स की हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है, बेहद छोटे इलेक्ट्रॉन्स से लेकर बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक। और आज भी फिजिसिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। हालांकि क्वांटम वर्ल्ड में कई सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो कई सारे सवाल भी, जिनका जवाब अभी साइंस ढूंढ रहा है। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स, वेव और पार्टिकल दोनों
रूप में एक्ट कर सकते हैं, और इसी खोज की वजह से आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। चाइल्डहुड। आइंस्टीन 2 साल की एज तक बोल नहीं पाते थे, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें डर था कि वो शायद गूंगे हैं, लेकिन फिर आइंस्टीन ने बोलना स्टार्ट किया। वो कुछ भी बोलने से पहले जोर जोर से रिपीट करते थे। उनकी इस आदत से उनकी फैमिली उन्हें मंदबुद्धि यानी स्पेशल चाइल्ड समझने लगी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन और बच्चों जैसी क्यूरियसिटी की वजह से उन्हें वो नज़र आता था जो बाकी लोग देख नहीं पाते थे। लोग डाउन हिल से गुजरते हैं, फास्ट ट्रेन में सफ़र करते हैं या बिजली गिरते हुए देखते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ लगती है, लेकिन आइंस्टीन को यही नॉर्मल चीज़ें मिस्ट्री लगती थी, और वो उन्हें होने का बजट ढूंढने में जुट जाते थे। आइंस्टीन के दादा परदादा जो इस बिजनेसमैन थे, उनके परिवार हमेशा ही खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीता रहा। ये लोग साउथ वेस्ट जर्मनी के एक खूबसूरत विलेज स्वाबिया में रहते थे। आइंस्टाइन की फैमिली में सब लोग इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, जो सेकुलर और इंडिपेंडेंट सोच रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर हरमन आइंस्टाइन और मदर पॉलिने कोस थी। हरमन एक प्राउड बिजनेसमैन थे, जबकि पॉलिने एक स्ट्रॉन्ग विल वाली लेडी थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रहे थे, उन्हें हर तरह के कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करते थे। अल्बर्ट जब 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गई थी। उनके अंकल जैकब ने अल्बर्ट के फादर को एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनवाटर किया था। जैकब एक इंजीनियर थे, जबकि हरमन एक सेल्समैन। दोनों मिलकर साउथ जर्मनी के टाउन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। अल्बर्ट जब 2 साल के हुए तो उनकी सिस्टर पैदा हुई। उनका नाम रखा गया माजा। अल्बर्ट ने जब फर्स्ट टाइम अपनी छोटी बहन को देखा तो कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? उन्हें लगा कि वो कोई टॉय थी जो उनके पेरेंट्स उनके लिए लाए हैं। बाद में दोनों भाई बहन के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बना, जो उन्होंने सारी उम्र निभाया। म्यूनिख ने आइंस्टीन फैमिली का एक बड़ा सा घर घर था, जिसके चारों तरफ आलीशान गार्डन था। अल्बर्ट का बचपन बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी गुजरा था। बचपन के इस लविंग और नेचरिंग एनवायरनमेंट की वजह से ही उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी। अल्बर्ट को बचपन से ही दिन में सपने देखने की आदत थी, और वो अक्सर अकेले ही घूमते रहते थे। उन्हें पजल सॉल्व करना और बिल्डिंग सेट्स बनाना पसंद था। खेल खेल में वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते थे। माजा कहती थी कि अल्बर्ट कार्ड्स की 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बना सकते हैं। अल्बर्ट जब 5 साल के हुए, उसी दौरान दो बड़ी अमेजिंग चीज़ें हुई। उन्हें अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट मिला, जिसने उनकी लाइफ और पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था। पहला गिफ्ट एक फादर का दिया हुआ एक कंपास था। दूसरा, उसकी मदर ने उन्हें वायलिन दिया था। एक दिन यंग आइंस्टाइन को हाई फीवर हुआ। वो बिस्तर पर लेटे हुए, बगल में उसके फादर बैठे थे। उन्होंने हर्बर्ट को एक कंपास दिया। आइंस्टाइन इस गिफ्ट को देखकर हैरान रह गए, और वो गौर से कंपास की छोटी सी सुई को देखने लगे, जो डायरेक्शन चेंज होने पर घूम जाती थी। आइंस्टाइन ये जानने के लिए उतावले हो रहे थे कि कंपास काम कैसे करता है। फिर कुछ दिन बाद जब मदर ने उन्हें वायलिन गिफ्ट किया, तो अल्बर्ट ने वायलिन सीखना शुरू किया। पहले ने आइंस्टाइन खुद बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। अल्बर्ट और उसकी माँ दोनों साथ में पियानो और वायलिन की जुगलबंदी करते थे। मोजार्ट उनके फेवरेट म्यूजिशियन थे। अल्बर्ट के लिए मोजार्ट का म्यूजिक प्योर ब्यूटी था। अल्बर्ट को लगता था कि सोनाटा की खूबसूरती यूनिवर्स की तरह ही मैजिकल है। आइंस्टाइन को जब भी कोई डिफ़िकल्टी होती थी, वो म्यूज़िक सुनते थे, खासकर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी डेवलप करते वक्त। रात को वे अपने अपार्टमेंट में अकेले वायलिन बजाते थे। कई बार तो परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें कोई आइडिया आ जाता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते,
मुझे मिल गया। अल्बर्ट ने 15 साल की उम्र तक लुइटपोल्ड जिम से पढ़ाई की। फिर 1984 में आइंस्टाइन फैमिली के एक साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अल्बर्ट के फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने कम हो गए। उन्हें म्यूनिख अपना पूरा खूबसूरत और आलीशान घर बेचकर मिलान इटली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि अल्बर्ट के फादर को वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन अल्बर्ट को अभी 3 साल और म्यूनिख में रहना था, क्योंकि उसकी बेसिक एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। मगर 1984 में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो वापस म्यूनिख नहीं आए। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और स्कूल में भिजवा दिया, और खुद इटली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के पास चले गए। उनके म्यूनिख छोड़ने की एक वजह थी। अगर वो एक और साल जर्मनी में रहते तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती, और अल्बर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। बाद में आइंस्टाइन ने अपने फादर को बोलकर अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप फिर से ले ली थी। वो म्यूनिख पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो स्विट्जरलैंड चले गए, जहां पर उन्होंने साइंस और मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो फर्स्ट क्लास में पास कर लिया था, लेकिन फ्रेंच, पॉलिटिक्स, लिटरेचर में बुरी तरह फेल हुए। खैर, बावजूद इसके उन्हें एडमिशन मिल गया था। द ज्यूरिख पॉलिटेक्निक। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 17 साल के हो चुके थे, वो मैथ और फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस अटेंड करते थे। ज्यूरिख में उनकी मदर के रिलेटिव्स थे जो अल्बर्ट का ध्यान रखते थे। उन्हें 100 स्विस फ्रैंक्स का मंथली पॉकेट मनी मिलती थी, जिनमें से अल्बर्ट अपनी स्टूडेंट लॉजिंग का खर्च उठाते थे। वो हर महीने 20 फ्रैंक सेविंग करते थे ताकि वो एक स्विस सिटीजन बन सके। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक ने अब उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि वो यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले, मिलेवा मेरिक, जो एक प्राउड सर्बियन फार्मर की बेटी थी। उसके फादर ने उसे फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए भेजा था। मिलेवा ने टॉप कॉम्पिटिटिव स्कूल्स में एडमिशन लिया और 21 साल की एज तक मिलेवा ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की। आइंस्टाइन की क्लास में वो अकेली लड़की थी। साथ पढ़ते हुए अल्बर्ट और मिलेवा को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लेटर्स लिखे। इन लेटर्स में दोनों साइंस और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते थे। दोनों साथ मिलकर बुक्स पढ़ते और लेक्चर डिस्कस करते थे। हालांकि अल्बर्ट की माँ को मिलेवा पसंद नहीं आई। वो स्मार्ट तो थी, लेकिन बाकी लड़कियों जैसी कॉमन नहीं थी। लेकिन अल्बर्ट मिलेवा को दिलो जान से चाहते थे। वो उसे प्यार से डॉली और माई वाइल्ड लिटिल रास्कल बोलते थे। मिलेवा ने भी उनका एक निकनेम रखा था, जॉनी, और वो उन्हें माई विकेट लिटिल स्वीटहार्ट बोलती थी। 1890 में आइंस्टाइन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। हालांकि वो अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी उन्हें टॉप मार्क्स मिले थे। लेकिन लो ग्रेड की वजह से मिलेवा पास नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। द लवर्स। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद अल्बर्ट जॉब की तलाश में जुट गए। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में उनके प्रोफेसर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर दिया था। अल्बर्ट कितने जीनियस हैं ये तो वो जानते थे, लेकिन उनके रिबेलियस बिहेवियर को वो भूले नहीं थे, और अपनी इसी आदत के चलते अल्बर्ट को इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिल पाई। अल्बर्ट ने सोचा जब तक जॉब नहीं मिलती कुछ और कर लेते हैं, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगे। फाइनली उन्हें स्विस सिटीजनशिप भी मिल गई थी, वरना तो जर्मनी छोड़ने के बाद वो अब तक स्टेट्सलेस थे। वो बोलते थे कि उन्हें स्विट्जरलैंड का डेमोक्रेटिक और ह्यूमन सिस्टम ज़्यादा पसंद है। 1901 के समर के दिनों में मिलेवा और आइंस्टाइन कोमो मिलिस में एक रोमांटिक वेकेशन लिया। वहाँ घूमने के लिए खूबसूरत मेंशंस थे, और वो लोग पहाड़ों में हाइकिंग के लिए भी गए। इस वेकेशन के दौरान मिलेवा प्रेग्नेंट हो गई थी। मिलेवा को लिखे अपने लेटर्स में वो हमेशा यही प्रॉमिस करते थे कि वो जल्द ही कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे ताकि वो शादी करके घर बचा सके। लेकिन आइंस्टाइन को एक परमानेंट जॉब ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था।
इसी बीच मिलेवा ने दोबारा से ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए, मगर इस बार भी वो फेल हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नोवी सेट चली गई। अपने पेरेंट्स के घर पर मिलेवा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने लिए सर रखा। अल्बर्ट अभी भी उन्हें लेटर्स भेजते थे, लेकिन वो उनसे मिलने कभी नोवी सेड नहीं गए। बाद में लिएसेल के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि उसे मिलेवा की बेस्ट फ्रेंड ऐसा कहा जाता है कि उसे मिलेवा की बेस्ट फ्रेंड ने गोद ले लिया था, लेकिन यह भी माना जाता है कि वो 3 साल की उम्र में स्कारलेट फीवर से उसकी डेथ हो गई थी। मिलेवा अकेली ही ज्यूरिख लौट आई और 1903 में अल्बर्ट और मिलेवा ने शादी कर ली। उन्होंने अपने दो फ्रेंड्स की विटनेस में कोर्ट मैरिज की थी। 1904 हैंस अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ। मिलेवा और अल्बर्ट का पहला बेटा, जिसने उनके रिश्ते में फिर से खुशियां लौटा दी थी। 1910 में उनका दूसरा बेटा एडवर्ड पैदा हुआ। एडवर्ड के होने के कुछ टाइम बाद ही अल्बर्ट और मिलेवा का डिवोर्स हो गया। हैंड अल्बर्ट बड़ा होकर इंजीनियर बना और अल्बर्ट के छोटे बेटे एडवर्ड को एक्सट्रीम मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी। वो अपनी सारी उम्र मेंटल हॉस्पिटल में रहा। क्वांटा एंड मोलेक्यूल्स। किसी ने आइंस्टीन को कहा कि उसकी थर्ड क्लास पेटेंट क्लर्क की जॉब बहुत बोरिंग है। स्विस पेटेंट ऑफिस में इस जॉब का स्टैंडर्ड सबसे कम माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद अल्बर्ट जॉब करते रहे और 1 साल बाद उन्हें परमानेंट कर दिया गया। शायद उनकी इसी स्लो गोइंग जॉब की वजह से उन्हें चीज़ों के बारे में और गहराई से सोचने का टाइम मिल जाता था। 1905 आइंस्टीन के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साल रहा। कई डिकेड्स तक लोग यही मानते रहे कि इस सर इसाक न्यूटन का क्लासिक फिजिक्स साइंस की दुनिया की अल्टीमेट सच है। पेड़ों से गिरते सेब से लेकर मून की ऑर्बिटिंग तक हर चीज़ का रीजन लॉ ऑफ फोर्स, मास, मोशन, ग्रेविटी को माना जाता था। न्यूटन के हिसाब से हर चीज़ के होने की एक वजह जिसे डिटरमाइन और एक्सप्लेन किया जा सकता है। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने फ्रेंड कॉनराड हाबिज को 5 पेपर लिखे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके ये लेटर्स साइंस की दुनिया को ही चेंज कर देंगे। उस टाइम क्वांटा और रिलेटिविटी के उनके आइडियाज़ पर बहुत से सवाल उठाए गए। इसी वजह से आइंस्टाइन ने मॉलिक्यूल साइज पर लिखे अपने पेपर्स को अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए चूज किया। हाबिज को भेजा उनका फर्स्ट पेपर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर था। इस पेपर में उन्होंने लिखा था कि लाइट वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल दोनों इस तरह से एक्ट कर सकती हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटा बोलते हैं। उनका दूसरा पेपर मॉलिक्यूल्स के साइज का था। आइंस्टीन ने डिस्कवरी की थी कि इक्वल वॉल्यूम की गैस को अगर थोड़े टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सेट किया जाए तो हम उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। और आइंस्टाइन अपने पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड और मॉलिक्यूल्स के बारे में थ्योरी डिस्कवर की। एक कप में अगर खूब सारी चीनी घोली जाए तो वो शुगर सिरप बन जाएगा और उसमें आप और चीनी नहीं घोल सकते। आइंस्टीन को यहीं से आइडिया आया कि उन्होंने लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इन्वेंशन निकाला। उनका थर्ड पेपर ब्रोनियन मोशन के बारे में था। अगर किसी लिक्विड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हम उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हिलते डुलते दिखेंगे, जिन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि ये नन्हे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से लगातार हिलते रहते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी 1905 साल के एंड में आइंस्टीन ने कॉनराड को 2 और पेपर लिखे।
रिलेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट 1632 में गैलीलियो के आइडिया से आया था, क्योंकि गैलीलियो ने कोपरनिकस के आइडिया को सपोर्ट किया था। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी के प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते थे कि अगर धरती वाकई में घूम रही है, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था, तो हमें क्यों नहीं पता चलता। और यही है गैलीलियो और उसकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काम आया। हम अर्थ की मूवमेंट इसलिए नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि ये लगातार घूमती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी स्मूथ सेलिंग शिप में ट्रैवल करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि शिप चल रहा है। गैलीलियो ने कहा कि जब आप केबिन के अंदर जाते हो तो आपको शिप की स्लो मूवमेंट फील नहीं होती है। आप बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हो। आपको पता है कि शिप चल रहा है, लेकिन फील नहीं कर पाते। चाहे वो आप केबिन में कोई आवर ग्लास रख लो या फिश बाउल, गोल्ड फिश अपने बाउल में आराम से स्विम करती रहेगी और आवर ग्लास का सैंड स्लो मोशन में गिरता रहेगा। इसलिए जब कोई चीज़ लगातार मूव करती है और वो एक तरह से रेस्ट मोड में होती है, तो एक तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी डिस्कवर की थी, और ये थ्योरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है। इसलिए आइंस्टीन ने इसे समझाने के लिए एक मूविंग ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। मान लो कि आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में खड़े हो। ट्रेन जब चलती है तो आपको उसके अंदर बैठे पैसेंजर मूव करते दिखते हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स को आप और प्लेटफॉर्म की बाकी चीज़ें पीछे की तरफ मूव करती दिखती हैं। अब सोचो कि आप अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आप दोनों पॉइंट्स के सेंटर में हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तभी दोनों पॉइंट लाइटनिंग स्ट्राइक करती हैं। अब क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं, तो आपको वो लाइटनिंग दोनों पॉइंट पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर स्ट्राइक करती हुई नजर आती हैं। लेकिन पॉइंट्स ए के पास वाली ट्रेन में जो पैसेंजर होगा, उसे पॉइंट्स ए पर पॉइंट बी से पहले लाइटनिंग गिरती नजर आएगी। इसलिए इसी तरह जो पैसेंजर पॉइंट बी के पास होगा, उसे पहले पॉइंट बी पर लाइटनिंग नजर आएगी। इसलिए इसमें रॉन्ग या राइट का आंसर नहीं है। प्लेटफॉर्म आपको और ट्रेन से उन दोनों पैसेंजर्स को लाइटनिंग अलग अलग टाइम पर दिखेगी, क्योंकि हर किसी का डिफरेंस पर्सपेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है, कौन से पॉइंट पर पहले लाइटनिंग हुई होगी, पॉइंट ए या पॉइंट बी? और इस तरह आइंस्टीन ने कंक्लूजन निकाला कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज़ है। न्यूटन ने ये डिस्कवरी बहुत पहले कर ली थी कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इस आइडिया में लूपहोल नज़र आ रहा था। रिलेटिविटी का स्पेशल आइडिया डिस्कवर करने के 10 साल बाद आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी और एक्सेलरेटेड मोशन पर ऐड किया। इसी बीच उन्होंने हबिज को अपना 5th और फाइनल पेपर भेजा, जो उनका फेमस फार्मूला है। रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आइंस्टीन ने E=mc2 का फार्मूला निकाला था। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मास के इक्वल होती है, जिसे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। इसलिए अगर आपके पास एक किशमिश के दाने जितना एनर्जी सोर्स है, तो उसमें न्यूयॉर्क की एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी की जा सकती है। क्योंकि आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि फ्यूचर में उनके इस फॉर्मूले से एटॉम बॉम्ब बनेगा। एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वार 2 में यूज हुए थे, जिसने नागासाकी और हिरोशिमा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये एटॉमिक बॉम्ब इतने डेडली थे कि महीनों बाद भी इनकी लाइट रेडिएशन से हजारों लोग मारे गए थे।
1911 से 1915 जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है जो लगातार स्पीड से चलती है, लेकिन जल्द ही आइंस्टीन समझ गए थे कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। एक थ्योरी उन ऑब्जेक्ट के लिए भी होनी चाहिए जो बेहद स्पीड में चलती हैं। जनरल रिलेटिविटी ने पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस ऑफ एक दूसरे से अलग हैं और ग्रेविटी सिर्फ एम्प्टी यानी खाली स्पेस पर काम करती है। क्योंकि न्यूटन ने इसी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था, उनका लॉ ऑफ मोशन आइडिया ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ चलता है। हालांकि जो आइंस्टीन की डिस्कवरीज के साइंस की दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए, बहुत सारी नई थ्योरीज, नए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और नए आइडियाज़ निकले। जैसे एग्जाम्पल के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स को बेटर तरीके से समझने में हेल्प की है। साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया जिसने रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था। 1919 फेम 1999। बर्लिन में रहने के दौरान आइंस्टीन की मुलाकात एल्सा से दोबारा हुई, जो कि उनकी फर्स्ट कजन थी और जिससे वो बचपन में मिले थे। फिर 1919 में उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। ये उसी साल की बात है जब उनका मिलेवा से डिवोर्स हुआ था। एल्सा की फर्स्ट मैरिज से दो बेटियां थीं, मार्गोट और लसे। आइंस्टीन को जब नेम ऑफ फेम मिला तो एल्सा हमेशा उनके साथ रही। वार के बाद सारी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि अभी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी है। इंसान इतना भी बेदिल और हिंसक नहीं हो सकता कि दुनिया का खात्मा हो जाए। और यही हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज़पेपर के बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन छपी थी, रेवोल्यूशन इन साइंस, न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियम आइडियाज ओवरथ्रोन। प्रेस को मालूम था कि लोगों को अब नया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी चाहिए। अब आइंस्टीन कोई टिपिकल साइंटिस्ट तो नहीं थे, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल, सनकीपन, ये सब उन्हें औरों से काफ़ी अलग शो कराते थे। अभी 40 के ही थे। सबसे बढ़कर ये कि उन्हें खुद स्पॉटलाइट में रहना पसंद था। वो हमेशा फनी बातें करते थे। वो बोलते थे कि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। वो चाहते तो बाकी साइंटिस्टों की तरह इंटरव्यू या पार्टी इनविटेशन से दूर भाग सकते थे, लेकिन आइंस्टाइन, एल्सा और चार्ली चैपलिन के साथ रेड कारपेट मूवी प्रीमियर में जाया करते थे। उनकी रिलेटिविटी वाली थ्योरी वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, मगर उनके पब्लिसिटी लब ने उन्हें और भी पॉपुलर बना दिया। कार्ली बालों और काली आंखों वाली उनकी इमेज एक इंटरनेशनल आइकॉन बन चुकी थी। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लिखे लेटर में कहा था कि उनका ये सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है और उनकी वजह से वो अपना काम सीरियसली नहीं कर पा रहे हैं। खैर, इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आते रहे और लोगों को अपने फनी कोट से हंसाते रहे। द रिफ्यूजी। 1921 में आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये उस पेपर पर बेस था जो उन्होंने 1905 में पब्लिश करवाया था। हालांकि साइंटिस्ट अभी जनरल रिलेटिविटी और उनके लार्ज स्केल एप्लीकेशन के बारे में समझ ही रहे थे, इसलिए इस थ्योरी के लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिला। उससे बहुत पहले ही आइंस्टाइन को पता था कि एक दिन उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा, क्योंकि मिलेवा से प्रॉमिस किया था कि वो प्राइज मनी उसे और अपने बेटों को देंगे। इसी शर्त पर मिलेवा उन्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हुई थी। आइंस्टाइन की बात सच साबित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1921 से 1932 के बीच आइंस्टाइन कई बार अब्रॉड ट्रेवल किया, जापान, सिंगापुर, पैलेस्टाइन और स्पेन वगैरह। अपने यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट विजिट में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर दिए। 1930 में वो दूसरी बार यूएसए गए थे। उस टाइम उन्हें
कार्टेक या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो करना था। 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो आइंस्टीन समझ गए कि वो अब दोबारा जर्मन नहीं जाएंगे। वो एक ज्यूस थे, इसलिए वो रिफ्यूजी बन गए। कुछ टाइम तक वो बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचिंग का ऑफर मिला था, लेकिन 1935 के बाद आइंस्टीन ने यूएस में रहने का डिसीजन लिया। वहाँ वो न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करने लगे। आइंस्टीन और एल्सा 112 मर्सर स्ट्रीट में रहते थे। यहीं उनकी डेथ भी हुई। वो कभी वापस जर्मनी नहीं गए। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम किया और यहीं पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करके उन्हें रॉन्ग प्रूव किया। नील्स बोहर और वेर्नर हेइंसबर्ग जैसे फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया बिल्ड किया था। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि अगर कोई लाइट वेव किसी पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है तो एक पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट कर सकता है। इसलिए अब एटॉमिक पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन्स या बाकी चीज़ें भी एक वेव थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हालांकि एक स्पेसिफिक टाइम किसी मूविंग वेव की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करना मुमकिन नहीं, और वो इसलिए फिजिसिस्ट सेट्स ऑफ वेवथेंस ने के जरिए इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज होती हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपरपोजिशन। यही रीजन था कि आइंस्टीन ने कहा था कि गॉड डजंट प्ले डाइस, यानी ऊपर वाला पासा नहीं फेंकता। क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटी को लेकर वो सहमत नहीं थे। इस बात को लेकर आइंस्टीन और उनके साथी साइंटिस्ट नियल्स बोह के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई थी। बोह के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आइंस्टीन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार नहीं थे। वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करते थे जो अलग से होती है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। द बॉम्ब आइंस्टीन लॉन्ग आइलैंड में वेकेशन के लिए गए थे। जब हंगरी में उनका साइंटिस्ट फ्रेंड उन्हें ढूंढता हुआ आया। आइंस्टीन अपनी छोटी सी बोट में थे। एक जोड़ी सैंडल्स के लिए वो एक लोकल स्टोर ऑनर के साथ गाने सुन रहे थे। जब वो वापस मर्सर स्ट्रीट आए तो उनका हंगेरियन फ्रेंड फिजिसिस्ट लियोस सिजलार्ड में उनके पास आया। सिजलार्ड ने न्यूक्लियर फिशन चैन रिएक्शन स्टडी किया था। उसने आइंस्टीन को बताया कि यूरेनियम बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया जा सकता है। सिजलार्ड को डर था कि जर्मनी को अगर यूरेनियम मिल जाए तो वो उसे बॉम्ब बनाकर सारी दुनिया को उड़ा देगा। आइंस्टीन को सिचुएशन सीरियस लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें वैसे भी मिलिट्री पावर और नाजी पावर से नफरत थी। वो हैरान थे कि अमेरिका में लोग किस तरह खुलेआम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी डर के। आइंस्टीन अलेक्जेंडर को जानते थे। वो एक इकोनॉमिक्स थे और प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पर्सनल फ्रेंड भी थे। आइंस्टीन ने उन्हें लेटर्स लिखे जिससे रूजवेल्ट को इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा हो गया। बाद में स्लिजार्ड और बाकी फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करे। 6 अगस्त 1945 के दिन आइंस्टाइन सरनग लेक में दोपहर की नींद ले रहे थे। ये कॉटेज उन्होंने समर के लिए रेंट पर ली थी। जब वो चाय पीने उठे तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हेलेन ड्यूकस ने उन्हें हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने की खबर दी। आइंस्टाइन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओह माय गॉड। 3 दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब अटैक नागासाकी पर हुआ। फिर किसी तरह स्लिजार्ड और बाकी हंगेरियन फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो लोग हिटलर की नाजी पावर के डिफेंस में एटॉमिक बॉम्ब बनाएं,
और मार्च 1945 में सीजीलार्ड ने दोबारा आइंस्टीन के पास जाकर अपना कंसर्न शेयर किया। इस बार जर्मनी बाकी देशों को आर्मी से हार रही थी। स्लीजार्ड की यकीन था कि नाजीज अब दोबारा एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना पाएंगे, तो फिर अमेरिकन मिलिट्री क्यों मैनहट्टन को प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड थी। 1945 में स्लीजार्ड और बाकी के साइंटिस्ट ने न्यू प्रेसिडेंट एंड ह्यूमन को न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ ना करने के लिए वार्निंग दी, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में आइंस्टीन को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया था। पहले उसे गवर्नमेंट रिसर्च की और फिर इक्वेशन E=mc2 क्रिएट किया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ किया गया था। आइंस्टीन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था जो लाखों लोगों के लिए हीरो था। एक पल में ही विलेन बन गया था। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। यह सारी तबाही की जिम्मेदारी एक जर्मन फिजिसिस्ट के सर डाल दी जाए, लेकिन वही आइंस्टाइन थे जो इस सब से बेखबर अपनी गर्मी की छुट्टी और चाय के मजे ले रहे थे। द एंड। अपने 75वें साल में आइंस्टीन को पेट में अनयूमस की बीमारी हो गई, जिससे जानलेवा पेट दर्द रहने लगा था। लेकिन फिर भी वो डेली इंस्टीट्यूट आते थे। उनकी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज अभी जारी थी। वो अपने ब्लैक बोर्ड को इक्वेशन से भर देते थे। हर रोज़ वो एक न्यू अप्रोच के साथ अपनी थ्योरी पे काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती। वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट से पे आके अटक जाते। साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स भी उनके माइंड में घूमता रहता था। लेकिन एक बात को लेकर आइंस्टाइन श्योर थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलिटी जरूर है जो ऑब्जर्वर से अलग है। ये तो खैर वो भी नहीं मानते थे कि बड़े बड़े जिद्दी हैं। इतनी आसानी से हार मानने वालों में वो नहीं थे, इसलिए वो क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट करने का कोई मेथड ढूंढ रहे थे। एक दिन सुबह आइंस्टाइन जब इंस्टीट्यूट आए तो उन्हें पेट में भयंकर दर्द उठा। सब कुछ ठीक तो है? उनके रिसर्च असिस्टेंट ने उनसे पूछा। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है लेकिन मैं नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला। एक सर्जन था जो शायद उन्हें अनयूम्स का इलाज कर सकता था, लेकिन आइंस्टाइन ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ आर्टिफिशियल तरीके से जीने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्हें जो करना था वो कर चुके, अब उनका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए और संडे के दिन सुबह आइंस्टाइन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपना चश्मा, पेंसिल, पेपर लाने के लिए बोला। उन्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा था, इसलिए वो कुछ कैलकुलेशन करना चाहते थे। जितनी देर में वो काम कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सोने चले गए और मंडे 18 अप्रैल 1955 करीब 1 बजे आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गए।